नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान और अमेरिका के बीच तल्खियां बढ़ती नजर आ रही हैं। लगातार दोनों देशों की तरफ से बयानबाजी देखी जा रही है। मौजूदा वक्त में अमेरिका ईरान को अपनी शर्तों को मानने पर मजबूर करने में विफल हो गया है। ईरान लगातार कड़े तेवर दिखा रहा है, लेकिन अब अमेरिका के एक और सहयोगी के रुख में बदलाव आ गया है, जिसने पहले ईरान पर हमला करने में अमेरिका की मदद की, लेकिन अब उसने ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, जिसके बाद अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। तो कैसे ईरान के साथ आए अमेरिका के सहयोगी, कैसे बदल रहा है ईरान अमेरिका को लेकर दुनिया का रुख, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान की अध्यक्षता में यूएनएससी बैठक में हुई चर्चा। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का अड्डा, कहा कर्ज में डूबा है ये देश। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का उनके ही देश में शुरू हुआ विरोध, सड़कों पर उतरे लोग। उधर शांति वार्ता को लेकर रूस का बड़ा बयान आया सामने। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 25वीं बार भारत पाक सीजफायर का लिया क्रेडिट। यूएनएससी में भी गाया राग, हिंदुस्तान ने भी दिया करारा जवाब। और चलते चलते में देखेंगे, ब्रिटेन और अमेरिका से ज्यादा सेफ है हिंदुस्तान, दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट जारी। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका और जापान के बीच हुआ व्यापार समझौता। जापान अमेरिका में $550 अरब का करेगा निवेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25 से घटाकर 15% किया टैरिफ। क्या अमेरिका चीन में हो गई सुलह? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले शी जिनपिंग ने चीन आने का दिया न्योता, जल्द हो सकती है मुलाकात। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कार्रवाई, 80 निष्कासित। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने रोकी थी $400 मिलियन की फंडिंग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर लगाए देशद्रोह के आरोप। ओबामा ने आरोपों को निराधार बताकर किया खारिज। तो पाकिस्तान की विदेश नीति पूरी दुनिया समझ नहीं पा रही है। पाकिस्तान के नेता ही ये बात खुलकर कहते हैं कि हम अपने फायदे के लिए किसी के साथ भी जा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो धोखा भी दे सकते हैं। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। इसे लेकर हिंदुस्तान में भी चिंता दिख रही थी, लेकिन पाकिस्तान के दावे को अमेरिका की तरफ से ही खारिज कर दिया गया, जिसके बाद अब चर्चा यह शुरू हुई कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस बुलाया गया है। शरीफ के दौरे की कोई तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति के पाकिस्तान पहुंचने की तारीख जरूर सामने आ गई, और यह तारीख बहुत दूर नहीं है, बल्कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान 26 जुलाई को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इस समय ईरान और अमेरिका के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। ट्रंप ईरान पर एक बार फिर हमले की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान के साथ करीबी बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल स्थिति यह है कि वो अमेरिका के साथ संबंधों को संतुलित करते हुए ईरान का समर्थन कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ हाल की बातचीत में शरीफ ने क्षेत्र में स्थायी शांति की बात की। ऐसे में पाकिस्तान के लिए ईरान का खुला समर्थन मुश्किल में दिखाई दे रहा है। ये यात्रा क्षेत्रीय गठबंधनों को मजबूत कर सकती है, लेकिन कूटनीतिक लिहाज से ये ईरान को कोई बड़ी कामयाबी शायद ही दिला पाए। पेजेश्कियान की यात्रा का एजेंडा भी अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि दोनों नेता बलूचिस्तान में सुरक्षा, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे और इजरायल ईरान तनाव पर चर्चा करेंगे। वैसे तो पाकिस्तान ने युद्ध के दौरान ईरान की संप्रभुता का पक्ष लेते हुए हमलों को अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया था, लेकिन जब ईरान ने पाकिस्तान की मदद को लेकर सार्वजनिक बयान दिया तो पाकिस्तान पीछे हट गया। और अब एक और खबर सामने आई है। 22 जून को अमेरिका ने ईरान के नतांज एटॉमिक सेंटर पर एयर स्ट्राइक की, जिसे पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया और निंदा की। लेकिन इन दावों के पीछे पाकिस्तान की हकीकत कुछ और ही थी। पाकिस्तान ने अमेरिका को सीक्रेट तरीके से हवाई मार, खुफिया जानकारी और लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया। यह ऐसा खुलासा है जिसके बाद ईरानी सेना ने पाकिस्तान को धोखेबाज कह दिया। नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमले से कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अमेरिकी टैंकर और टोही विमानों को ओवरफ्लाइट की मंजूरी दी थी। यह इजाजत चुपचाप सुरक्षित चैनलों के जरिए दी गई। ईरान को यह पता चल गया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने पाकिस्तान के व्यवहार को धोखा कहा।
और दावा किया कि अगर पाकिस्तान हवाई मार्ग और खुफिया जानकारी न देता तो अमेरिका यह हमला कतई नहीं कर पाता। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने इसे गलत जानकारी कहकर खारिज कर दिया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के पास जैसे ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की अध्यक्षता आई, उसके बाद ही यह माना जा रहा था कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बड़ी साजिश जरूर रचेगा, और ऐसा हुआ भी। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार की अध्यक्षता में यूएनएससी में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा विषय पर खुली चर्चा हुई। इस चर्चा का प्रस्ताव भी पाकिस्तान की तरफ से ही तैयार किया गया, और यह पहले से ही साफ था कि पाकिस्तान इस चर्चा में कश्मीर का मुद्दा जरूर उठाएगा, और ऐसा हुआ भी। लेकिन हिंदुस्तान पहले से ही तैयार था और उसकी तरफ से पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से बैठक की अध्यक्षता करते हुए इशाक डार ने कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक अंतरराष्ट्रीय विवाद है, इसका अंतिम समाधान संबंधित सुरक्षा परिषद प्रस्तावों और कश्मीरी जनता की इच्छा के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में सबसे पुराने विवादों में से एक है। भारत की ओर से किए जा रहे सजावटी उपाय आत्मनिर्णय के मौलिक और अटूट अधिकार का स्थान नहीं ले सकते। इसके साथ ही डार ने सिंधु जल समझौते का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि इस बात का उदाहरण है कि कैसे संवाद और कूटनीति से दो पड़ोसी देश जल साझेदारी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान निकाल सकते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत ने इस संधि को एक तरफा निलंबित करके पाकिस्तान के 240 मिलियन लोगों के जीवन और आजीविका को संकट में डाल दिया है। पाकिस्तान ने कश्मीर और सिंधु जल समझौते का मुद्दा उठाया। तुर्की ने भी इस खुली चर्चा में अपने बयान में जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खोल दी। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि उन देशों को गंभीर कीमत चुकानी चाहिए जो सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देकर अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अच्छे पड़ोसी की भावना का उल्लंघन करते हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने फैसला किया कि 1960 की सिंधु जल संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से अपना समर्थन देना नहीं छोड़ देता। भारत और पाकिस्तान के बीच स्पष्ट अंतर है। एक तरफ भारत है जो एक परिपक्व लोकतंत्र, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और समावेशी समाज है। दूसरी ओर पाकिस्तान है जो कट्टरता, आतंकवाद और आईएमएफ से बार बार कर्ज लेने में डूबा है। हिंदुस्तान ने साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ता, तब तक उसके साथ किसी भी तरह की बातचीत मुमकिन नहीं है। और अब अगली खबर में बात होगी रूस यूक्रेन युद्ध की। तो यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस के सामने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा, जिस पर रूस ने बातचीत के लिए सहमति तो जताई, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि इससे कुछ भी निकलकर सामने नहीं आ पाएगा, कोई चमत्कार नहीं होगा। वैसे तो यूक्रेन की तरफ से 23 जुलाई को ही तुर्की के इस्तांबुल में वार्ता की योजना बनाई गई थी, लेकिन रूस की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। हालांकि रूसी मीडिया के मुताबिक 24 या 25 जुलाई को यह वार्ता हो सकती है। लेकिन एक तरफ जेलेंस्की शांति वार्ता की तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रूस की तरफ से यूक्रेन पर बड़ा हमला कर दिया गया। रूसी सेना ने एक बार फिर यूक्रेन के 3 शहरों में घातक हमले किए, जिनमें एक की जान चली गई और 24 लोग घायल हुए हैं। रूस ने उत्तर पूर्वी में सुमी, दक्षिण में ओडेसा और पूर्वी क्रामातोर्स्क के यूक्रेनी क्षेत्रों पर हमले किए। शहर के सैन्य प्रशासन प्रमुख ओलेक्सांद्र के मुताबिक क्रामातोर्स्क में एक इमारत पर एक ग्लाइड बम गिरा, जिससे उसमें आग लग गई। रूसी हमलों ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है, लेकिन जेलेंस्की के लिए एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अपने ही देश में उनका विरोध शुरू हो गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव और कई अन्य शहरों में राष्ट्रपति जेलेंस्की के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों की यह भीड़ जेलेंस्की से एक नए कानून को रद्द करने की मांग कर रही है, जिसे भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं को कमजोर करने वाला माना जा रहा है। रूस के साथ 3 साल से चल रही जंग के बीच यह सरकार के खिलाफ पहला बड़ा प्रदर्शन था। दरअसल यूक्रेन की संसद ने हाल ही में एक कानून पास किया है, जिसके तहत 2 प्रमुख भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं, नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ यूक्रेन यानी नाबू और स्पेशलाइज्ड एंटी करप्शन प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस यानी सापो पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। जानकारों का कहना है कि यह कानून इन संस्थाओं की आजादी छीन लेगा और राष्ट्रपति जेलेंस्की के करीबी लोगों को जांच पर ज्यादा कंट्रोल दे देगा, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है। प्रदर्शन में शामिल लोग जेलेंस्की और उनके इस कदम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। यूक्रेन की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल शाखा ने भी इस कानून की निंदा की है।
अब ऐसे में ज़ेलेंस्की के लिए एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़ने जैसी स्थिति हो गई है। एक तरफ अपने ही देश की जनता है और दूसरी तरफ रूस। ऐसे में देखना यह होगा कि ज़ेलेंस्की क्या बैकफुट पर आएंगे या लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा, और नजरें रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बनी रहेंगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे की। तो ट्रंप लगातार यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया है। उनके इस दावे को पाकिस्तान ने तो मंजूरी दे दी, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मसले में किसी भी तीसरे पक्ष के दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बावजूद ट्रंप बार बार अपना यह दावा दोहरा रहे हैं और अब उन्होंने 25वीं बार बोला है कि सीजफायर मैंने करवाया। व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि उस समय दोनों देशों के बीच संघर्ष गंभीर हो गया था। 5 फाइटर जेट्स गिराए जा चुके थे। किसी भी वक्त परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता था। मैंने दोनों देशों के नेताओं को फोन किया और चेतावनी दी कि अगर लड़ाई नहीं रुकी तो अमेरिका व्यापार रोक देगा। वे दोनों देश परमाणु हथियार रखते हैं। कौन जानता है कि इसका अंजाम क्या होता, लेकिन उन्होंने इसे रोक दिया। यह बातचीत एक बार नहीं बल्कि कई बार हुई। ट्रंप के इस दावे को लेकर हिंदुस्तान की सियासत में भी बवाल मचा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप होते कौन है ये बात कहने वाले, लेकिन ट्रंप बाज नहीं आ रहे और इन बयानों का सिलसिला अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा। यूएनएससी की बैठक में भी अमेरिका ने इसे दोहराया। अमेरिकी राजदूत डोरोथी शिया ने कहा कि पिछले 3 महीनों में अमेरिका ने भारत, पाकिस्तान, इजरायल, ईरान और कोंगो रवांडा के बीच तनाव कम करने में मदद की। राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने इन देशों को शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए प्रेरित किया, लेकिन इस बार अमेरिका को हिंदुस्तान की तरफ से करारा जवाब दे दिया गया। हिंदुस्तान ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। भारत की तरफ से अमेरिका के इस दावे के जवाब में स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि अमेरिका को साफ कहा गया था कि पाकिस्तान सीजफायर चाहता है। उसे यह भी साफ कर दिया गया था कि भारत इस मामले में किसी भी तरह की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्होंने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए सभा को बताया कि कैसे भारत ने एक संतुलित प्रतिक्रिया देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे अमेरिका के ये दावे थम जाएंगे या फिर ट्रंप के दावों से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव के हालात बन जाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। और अब चलते चलते में बात करेंगे दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की। इस समय पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। कहीं 2 देशों में सीधा टकराव दिख रहा है, तो कहीं टकराव इतना बढ़ चुका है कि कभी भी जंग का ऐलान हो सकता है, तो कहीं आतंकी हमले के चलते तनाव दिखाई दे रहा है। ऐसे में हर किसी को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता है। कहां पर वो खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे? तो हम आपको बताते हैं कि दुनिया में कौन सा देश इस समय सबसे ज्यादा सुरक्षित है। 2025 के लिए न्यूमबेओ सेफ्टी इंडेक्स ने दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट जारी की है और इसमें यूरोपीय देश अंडोरा को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना गया है। अंडोरा फ्रांस और स्पेन के बीच पायरेनीज पर्वतमाला में बसा एक छोटा सा देश है। अगर दुनिया के 10 सबसे सुरक्षित देशों की सूची पर नजर डालें तो इसमें पहले पर अंडोरा है, जिसका स्कोर है सुरक्षा का 84.7। वहीं दूसरे पर संयुक्त अरब अमीरात, जिसका स्कोर 84.5 है। इसके बाद तीसरे पर 84.2 सुरक्षा स्कोर के साथ कतर है। इसके बाद ताइवान है 82.9 के सुरक्षा स्कोर के साथ। 5वें नंबर पर ओमान है 81.7 सुरक्षा स्कोर के साथ। छठे पर ऑयल ऑफ मैन, जो कि आयरिश सागर में स्वशासित ब्रिटिश क्राउन डिपेंडेंसी वाला देश है और इसका सुरक्षा स्कोर है 79। इसके बाद इस सूची में नाम है हांगकांग का, जो कि 78.5 सुरक्षा स्कोर के साथ इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है। और 8वें नंबर पर है आर्मेनिया, जिसका सुरक्षा स्कोर है 77.9। इसके बाद नाम आता है सिंगापुर का, जिसका सुरक्षा स्कोर है 77.4। और 10वें स्थान पर है जापान, जिसका सुरक्षा स्कोर है 77.1। इस लिस्ट में कुल 147 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें हिंदुस्तान का स्थान 66वां है। हिंदुस्तान का स्कोर 55.7 रहा। वहीं ब्रिटेन 51.7 स्कोर के साथ 87वें और अमेरिका 50.8 स्कोर के साथ 89वें स्थान पर है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।